नमस्ते ऑलजिंग। बूथ 6 वाली वो गहरे हरे रंग की एसयूवी जिसे मैंने रिजर्व किया था उसे कैंसिल कर दो। लिन हाँ, बिल्कुल सुनने खड़ी है। कुछ ही पलों बाद सूट पहने एक अधेड़ आदमी भागता हुआ आता है। उसका माथा पसीने से तर है। चेयरमैन लू, क्या हुआ? मिस्टर लू कहते हैं, डायरेक्टर झेंग, आपकी मैनेजर कमाल की है। मेरी नन्ही भतीजी बस गाड़ी देखना चाहती थी और उसे धक्का दे दिया गया। डायरेक्टर झेंग का चेहरा उतर गया। वो लिन्ना को ऐसे देखते हैं जैसे निगल जाएंगे। लिन्ना मुंह खोलती है। डायरेक्टर, मैं रहने दो। आज से तुम इस कंपनी में काम नहीं करती। लिन ना के घुटने जवाब दे गए और वो फर्श पर गिर पड़ी। हम बूथ नंबर 6 से निकल जाते हैं। वो छोटी सी कड़वाहट में जल्दी ही भूल जाता हूँ। मिस्टर लू बातें करते हुए हमारे साथ चलते हैं। हम आराम करने की जगह रुके। वहाँ जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ। आज मैं तुम्हें गाड़ी दे रहा हूँ, कोई बहस नहीं। जिद मत करना। मैं रुक गया। मिस्टर लू, सच में जरूरत नहीं है। न मानने का मतलब है तुम मुझे छोटा समझ रहे हो। उनका लहजा अटल है। वो मियाँ की तरफ मुड़े। भाभी जी, आप ही देखिए, आपके पति मेरी बात नहीं रख रहे। आप तो रखेंगी। अचानक अपना नाम सुनकर मियाँ मेरी तरफ देखती है। मैं धीरे से सिर हिला देता हूँ। दरअसल हम एक बिजनेस कार खरीदने की सोच रहे थे, कोई 2 लाख के आसपास। 2 लाख? मिस्टर लू की आंखें चमक उठी। आसान है, मुझ पर छोड़ दो। मुझसे बेहतर कारोबारी गाड़ियां कोई नहीं जानता। मैं आपके लिए बेहतरीन गाड़ी ढूंढूंगा। वो चलने लगे। 2 कदम बाद वो मुड़े। वहां खड़े क्या हो, आओ। मैंने और मियाँ ने बेबसी से एक दूसरे को देखा। हम उनके पीछे चल दिए। शेरी मेरी गोद में थी। मिस्टर लू हमें सीधे मर्सिडीज बूथ पर ले गए, जैसे वो जगह उन्हीं की हो। बीच में एक शानदार चांदी की लंबी मॉडल तस्वीरें खिंचवा रही थी। मिस्टर लू वहां पहुंचे, मॉडल को देखे बिना गाड़ी की ओर इशारा किया। ये वाली। उन्होंने स्टाफ को इशारा किया। इधर आओ, कागजात तैयार करो। मॉडल हैरान रह गई। एक कर्मचारी दौड़कर आया। नमस्ते सर, क्या आप इसी के बारे में पक्का कह रहे हैं? बिल्कुल, मिस्टर लू ने बिना हिचकिचाए कहा। फिर मियाँ की तरफ मुड़े और अपनी बात समझाने लगे। भाभी जी, मुझ पर भरोसा रखिए। ये गाड़ी आपकी हर जरूरत पूरी करेगी। मर्सिडीज है, बड़ा ब्रांड है, कहीं भी पहुंचो तो रुतबा दिखता है। ये बिजनेस सेडान है, जगह भी बहुत है, काम और परिवार दोनों के लिए बढ़िया है। उनकी बातें दमदार थीं। मैंने गाड़ी की तरफ देखा। फिर मैंने वहां लगे बैच को देखा। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मिस्टर लू, क्या आपको पता भी है कि इस गाड़ी की कीमत क्या है? उन्होंने आंखें झपकाई। 2 लाख। भाभी जी ने यही तो कहा था। ये मर्सिडीज AMG है। मैंने उस बैच की तरफ इशारा किया। 2 लाख नहीं, करीब 20 लाख। मिस्टर लू का चेहरा एक पल के लिए जैसे जम सा गया। मियाँ का चेहरा पीला पड़ गया। 20 लाख? इतना ज्यादा? नहीं नहीं मिस्टर लू, ये बहुत ज्यादा है। हम इसे नहीं ले सकते। वो संभलते हैं और अनजान बनते हैं। क्या कहा? क्या आपने 20 लाख नहीं कहा था? शायद मैंने गलत सुन लिया। ये देखकर कि हम में से कोई नहीं मान रहा, वो झुक जाते हैं। ठीक है, मैंने ये जानबूझकर किया था, मगर मेरा दिल नहीं माना कि मैं आपको 2 लाख की चीज दूं। अगर मैं तोहफा दूंगा तो यही दूंगा। अगर आप नहीं लेंगी तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा और नहीं जाऊंगा। वो पास की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। मैं उन्हें बच्चों जैसी जिद करते देख रहा हूँ। मिस्टर लू ने मेरी वजह से बहुत कमाया है, पर वो सिर्फ लेने वालों में से नहीं है। वो हमेशा एहसान चुकाना चाहते हैं। ये दोस्ती निभाने लायक इंसान है। मैंने मियाँ को देखा, वो अब भी मना कर रही है। मैं उसके पास गया और उसके कंधे को थपथपाया। इसे रख लो। उसने हैरानी से देखा। मैंने हाँ कहा। मुझे देख मिस्टर लू फौरन कुर्सी से उछल पड़े, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं मैं अपना इरादा न बदल लूं। उन्होंने फौरन इशारा किया। कागजात बनाइए, पूरा पैसा अभी दूंगा। उसी हफ्ते मैं मर्सिडीज AMG लेकर चेरी के साथ वेंडेल गू की बेटी की दावत में गया। वो इलाका बहुत शांत था। वेंडेल खुद दरवाजे पर खड़े हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमें गाड़ी से उतरते देख छोटे भाई तेजी से हमारी तरफ बढ़ते हैं। वे सफेद परी जैसी पोशाक पहने एक छोटी बच्ची को अपने पास खींचते हैं। नुआन नुआन, चाचा और चाची को नमस्ते करो। बच्ची के नक्श तो प्यारे हैं, पर उसकी नजरें कतरा रही है। धीरे से शर्माते हुए बुदबुदाई, नमस्ते चाचा जी, नमस्ते चाची जी। इससे पहले कि कोई कुछ और कहता, चई की आंखें चमक उठी और सीधे जाकर नुआन नुआन का हाथ थाम लेती है। तुम्हारा नाम नुआन नुआन है? मैं चेरी हूँ, चलो हम खेलते हैं। दोनों बच्चियां हाथ में हाथ डाले आंगन में दौड़ जाती है और आपस में फुसफुसाने लगती है। नुआन नुआन बस एक पल के लिए हिचकिचाई और पीछे मुड़कर वेंडेल की तरफ देखा। उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसने दबी आवाज में अपनी सहमति दी। मियाँ मेरे पास थोड़ी ठिठकी सी खड़ी है। वह झुककर धीरे से कहती है, क्या चेरी कुछ ज्यादा ही बेतकल्लुफ नहीं हो रही? मैं मुस्कुराया। वो बहुत अच्छा कर रही है। अब वो और भी खुलने मिलने लगी है। वेंडेल खुशी के मारे तालियां बजा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जब से नुआन नुआन मेरे पास वापस आई है, मुझे हमेशा लगता था कि वो बहुत गुमसुम रहती है। वो अपने आप में ही रहती है और दूसरे बच्चों के साथ खेलना उसे पसंद नहीं। उसे अपनी उम्र की बच्ची के साथ ऐसे खेलते देखना वाकई बहुत सुखद है। ये सुनकर मियाँ की आंखों में थोड़ी हैरानी और जिज्ञासा झलकती है। वह मेरी तरफ एक नजर देखती है। मैं बस हल्की सी मुस्कान देता हूँ। ये उनका अपना मामला है। आगे कुछ वेंडेल माहौल को अच्छी तरह भाप लेता है। वो खुद ही अपनी बात रखता है। छोटे भाई, तुम तो मेरी कहानी जानते ही हो। लड़की मिल गई है, पर उसकी माँ ने अब तक मुझे माफ नहीं किया। धीरज रखिए, हिलाकर उसे तसल्ली जबरदस्ती नहीं चलती। सब अपने आप होगा। ये सुनकर वो सख्त तौर पर खुश हो जाता है। छोटे भाई, तुम्हारी ये बात सुनकर मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला है। मियाँ मेरे पास खड़ी ये सब देख रही है और उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक साफ नजर आती है। उसने सोचा नहीं था कि इतना कामयाब आदमी मेरी बातों को यूं तवज्जो देगा। मैं बच्चों को देखाती हूँ। मियाँ आंगन की तरफ चली जाती है। वेंडेल मौका पाकर मुझे एक तरफ ले जाता है। छोटे भाई आओ, जरा दफ्तर में बैठते हैं। दफ्तर दूसरी मंजिल पर है। मैंने दरवाजा खोला और ठिठक गया। अंदर सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग बैठे हैं। वो बड़े इत्मीनान से चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। ये क्यों खानदान के बड़े हैं? वेंडेल थोड़ा झीम सा जाता है।
दरअसल मेरे वालिद साहब आपसे मिलना चाहते थे। हमें डर था कि आप शायद ना आए, इसलिए पहले नहीं बताया। मैं आगे बढ़ता हूँ। आपसे मिलकर खुशी हुई। साहब बुजुर्ग अपना प्याला रखते हैं और खड़े हो जाते हैं। वो सिर हिलाकर इशारा करते हैं। वो खुद चाय का एक प्याला भरते हैं और दोनों हाथों से मुझे थमाते हैं। आपने मेरी पोती को वापस लाने में मदद की है। ये बूढ़ा कम से कम एक प्याला चाय पिलाने का हकदार तो है ही। मैं दोनों हाथों से उसे लेता हूँ। की मदद की मेरी अपनी वजह है साहब। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। मैं जानता हूँ, ये तुम्हारी बेटी के लिए था। उन्होंने वेंडेल की ओर इशारा किया, जैसे उसने अपनी बेटी के लिए। दोनों का भला हुआ। वो रुके और पैनी नजरों से मुझे देखा। जाहिर है इस बूढ़े का तुमसे मिलना बेमकसद नहीं है। मैं समझ गया। मैंने प्याला रख दिया। कहिए, वो धीरे से बोले। मेरा बेटा कहता है कि तुम्हारे पास तकदीर पढ़ने का नायाब हुनर है। मैं चाहूंगा कि तुम मेरा हाथ देखो। जब ज्यू खानदान के बड़े ने कहा तो मैं मना नहीं कर सकता था। मैं ज्यू परिवार के हालात के बारे में कुछ बातें जानता हूं। बाकी पुराने घरानों के उलट जिनका दबदबा देश के अंदर ही है। ज्यू खानदान की असली ताकत समंदर पार है। जब चीन की अर्थव्यवस्था खुली और उन्हें विदेशी पूंजी और तकनीक की सख्त जरूरत पड़ी, तो इन बुजुर्ग ने मौका देखा और दोनों चीजें ले आए। साथ ही विदेश में पढ़ाई के दौरान बड़े नेताओं से बने रिश्तों ने भी काम किया। जीयू खानदान ने धीरे धीरे देश में पैर पसार लिए। उनकी बहुत सियासत तक भी हो गई। ये रसूख दोनों तरफ से असर डालता है। एक तरफ उन्हें कभी पूरी तरह अपनाया नहीं गया और अक्सर बाहरी समझा गया। दूसरी तरफ इससे उन्हें एक ऐसी इज्जत मिली जिसे कोई छू भी नहीं सकता था। और उनके दुश्मन भी बहुत कम रहे। जब दूसरे घराने बाहर कारोबार बढ़ाते हैं तो उन्हें जीयू खानदान की मदद की जरूरत पड़ती है, तो वे सब बुजुर्ग की बहुत इज्जत करते हैं। पर एक बात पर ज्यू परिवार ने देश के एक बड़े पुराने घराने को नाराज कर दिया। सालों पहले गस ने एक म्यूजियम को कुछ पुरानी चीजें दान दी थी। कुछ साल बाद उनमें से एक चीज अचानक नीलामी में दिखी। बुजुर्ग को लगा म्यूजियम वालों ने उसे चुराया है और वे गुस्से में जांच पर अड़ गए। उन्हें ये नहीं पता था कि वो चीज एक बड़े अफसर ने मांग कर ली थी। जांच पर जोर देने से एक ताकतवर हस्ती नाराज हो गई। नतीजा ये हुआ कि वेंडेल के भाई गु वेई होंग की तरक्की रुक गई। मैं ये सब सोचता हूँ और बुजुर्ग को देखता हूँ। मैं सिर हिलाता हूँ। आप मुझसे क्या पढ़वाना चाहेंगे? नसीब और तकदीर वे रुकते हैं। गु परिवार का भविष्य। मैं सोचता हूँ। फिर कहते हैं, मेरे लिए एक अक्षर लिखिए। वे कलम उठाकर कागज पर एक अक्षर लिखते हैं। मैं उसे देखता हूँ, फिर बुजुर्ग की ओर। मेरे दिमाग में कुछ साफ होने लगता है। कुछ बातें साफ नहीं कही जा सकती, पर इशारा हो सकता है। मैं कलम उठाकर पास एक छोटी कविता लिखता हूँ। सोने का बर्तन 20 पतझड़ से रेत में दबा हुआ। क्या इसे बाहर आना चाहिए? हाँ, इसका एक रास्ता है। सूरज को छुपाने वाले बादल वक्त पर छट ही जाते हैं। बस नदी को देखो, वो पूरब की ओर बह निकलती है। बुजुर्ग कविता पढ़ते हैं और उनके माथे पर शिकन आ जाती है। वो मेरे को देखते हैं। उनकी आंखों में मायूसी की एक झलक आती है, पर वो उसे फौरन छुपा लेते हैं। वो शांति से सिर हिलाते हैं। शुक्रिया। वो कागज को मोड़ते हैं। वो वेंडेल से कहते हैं कि एक तोहफा तैयार करो, मेरी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना। मैं खड़ा होता हूँ और मना कर देता हूँ। आप बहुत मेहरबान है साहब, किसी तोहफे की जरूरत नहीं है। कमरे से बाहर आ जाता हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बड़े साहब शायद सोच रहे होंगे कि मैं जानबूझकर गोलमोल बातें कर रहा था। कोई बात नहीं, कुछ चीजें सिर्फ इशारे के लिए होती हैं। अगली सुबह मिया सबसे पहले वांजा हुई के फलों के बाजार जाती है। मैं चेरी को स्कूल छोड़ता हूँ, पर उसे वहाँ पहुंचे अभी कुछ ही देर हुई थी कि फोन आ जाता है। सुनिए, जल्दी यहाँ आइए, दुकान को फिर घेर लिया गया है। मैं जल्दी में चेरी को पास के स्कूल में छोड़ देता हूँ और सीधा वांजावी की तरफ निकल जाता हूँ। जब मैं वहाँ पहुंचा हूँ तो मुझे तुरंत कुछ अजीब सा लगता है। फलों की दुकान के बाहर भारी भीड़ जमा है। मैं भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता हूँ और अचानक ठिठक जाता हूँ। हमारी दुकान के ठीक बाहर कुछ आदमी घुटनों के बल एक कतार में बैठे हैं। सबसे आगे खुद बिग योंग है। एक हफ्ते पहले वो हमारी दुकान में अकड़ कर घूम रहा था। अब वो दरवाजे पर सिर झुकाए एकदम सीधा घुटनों के बल बैठा है। उसका चेहरा चोट के निशानों से नीला और बैंगनी पड़ा है। उसके पीछे उसके गिरोह के 4-5 लोग उसी तरह कतार में बैठे हैं। सबके चेहरे सूजे हुए हैं और उन पर चोटें हैं। वो पूरी कतार एक साथ झुकती है। उनके माथे जमीन की टाइलों से टकराते हैं और एक खोखली सी आवाज आती है। उनमें से कोई भी एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाता। दो आदमी, वेंडेल का ड्राइवर और उसका बॉडीगार्ड, दोनों हाथ बांधे खड़े हैं और बिना किसी भाव के सब देख रहे हैं। भीड़ में शोर मच गया। क्या ये बिग योंग नहीं है? वो यहाँ घुटनों के बल क्यों बैठा है? ये फलों की दुकान वाली आखिर है कौन? बिग योंग सच में उसके सामने घुटने टेक रहा है। पता नहीं, वो तो काफी जवान दिखती है। उम्मीद नहीं थी कि उसकी पहुंच इतनी ऊपर होगी। फालतू बातों को सुनने का वक्त नहीं है। मैं सीधा अंदर जाता हूँ। मिया रजिस्टर के पीछे बैठी है। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट है, बस चुपचाप बैठी है। पर मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। उसने एक प्याले को इतनी जोर से पकड़ा है कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई हैं। मैं उसके हाथ अपने हाथों में ले लेता हूँ। वो मेरी तरफ देखती है और उसकी आंखें फौरन भर आती हैं। बेब, जब मैंने दुकान खोली तो ये लोग पहले से ही यहाँ घुटनों पर थे। मैं बहुत डर गई थी। मेरे पास कहने को शब्द नहीं है। बाहर तुमसे पंगा लेना भारी पड़ेगा और यहाँ तुम अंदर डर के मारे सहमी बैठी हो। मैं उसका हाथ थपथपाता हूँ, फिर वेंडेल के ड्राइवर को ढूंढता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? वो बहुत तमीज से पेश आता है। मिस्टर चेन, मालिक के हुक्म पर ये लोग यहाँ तब तक माफी मांगेंगे जब तक आप और आपकी पत्नी मान नहीं जाते। इन्होंने कितनी बार माफी मांगी है? हमने गिनना छोड़ दिया। जब तक आप रुकने को नहीं कहेंगे ये जारी रहेगा। हूँ और बिग योंग के पास जाकर उसके सामने बैठ जाता हूँ। बिग योंग मेरी तरफ देखता है। उसका चेहरा पसीने से तरबतर है। माथे की खाल रगड़ खाकर छिल गई है। खून और पसीना उसके चेहरे पर एक साथ बह रहा है। बिग योंग, हम फिर मिल गए। मैं उसे शांति से देखता हूँ। तुम्हारे आदमियों ने ही ट्रक तोड़ा था ना? तुम्हारे आदमियों ने ही सारे फल फेंक दिए थे
और हमारे ड्राइवर को भी तुम्हारे आदमियों ने ही पीटा था। तो अब तुम ही बताओ हमें इस बारे में क्या करना चाहिए। एक ही हाथ सलामत छोड़ू। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो फिर झुकने लगा। मालिक, गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया आप कौन है। मैं सब चुका दूंगा। कैसे? पैसों से? हाँ, ट्रक, फल, इलाज दुगना दूंगा। तिगुना ले लो। मैं मना कर देता हूँ, पैसे रखो। क्या बाजार में कोई और भी है जो तुम्हें हफ्ता देता है? वो मुंह खोलता है, हाँ या ना? हाँ। सबका पैसा वापस करो और आज के बाद तुम्हारा कोई आदमी यहाँ नहीं दिखेगा, समझे? वो सिर हिलाता है। समझ गया, समझ गया। मैं अभी पैसे लौटा दूंगा। अगर मेरा कोई आदमी फिर वांसोवे आया तो मैं अपना हाथ काट दूंगा। मैं खड़ा हुआ और उसकी तरफ नहीं देखा। भीड़ अचानक शोर मचाने लगी। सुना आपने? अब कोई हफ्ता नहीं। दुकानदार की बीवी कमाल है, उन्होंने सबको भगा दिया। कमाल से भी बढ़कर सालों से किसी ने बिग यॉन्ग को हाथ नहीं लगाया था। अब से मैं ऐसी दुकान से फल लूंगा जहाँ वो मालकिन है। मैं वहीं खड़ा हूँ हैरान। ये सब मैंने ही तो किया, पैसे मैंने वापस करवाए, मैंने ही उन्हें भगाया। और यहाँ हर कोई दुकानदार की बीवी का शुक्रिया कर रहा है। मैंने मियाँ को देखा, वो अब भी गल्ले पर बैठी है। उसके चेहरे से हैरानी अब तक नहीं गई। ठीक है, उसे मालिक की बीवी ही रहने दो। आखिरकार मालिक की बीवी घर तो मालिक के पास ही आएगी। वेंडल ने बिग यॉन्ग का मामला उम्मीद से जल्दी सुलझा दिया। मैंने उसे एक बार और समझाने का सोचा। फोन मिलता है, मैं पहले उसका शुक्रिया करता हूँ। वेंडल, उस यौन वाले मामले के लिए शुक्रिया। इसमें क्या बड़ी बात है? वेंडल कहता है। मैंने थर्ड लाइन से बात कर ली है, वो कोई और चाल नहीं चलेगा। मैं रुकता हूँ। असल में एक और बात है। आपके पिताजी के लिए जो मैंने ज्योतिष देखा था, मैंने उसकी पूरी जानकारी कभी नहीं दी, क्योंकि उसमें पुरानी विरासती चीजें थी और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता था। कुछ बातें अनकही ही भली होती है, पर मन की शांति अपनी बरकत से ऐसी होती है जिन्हें बहुत कसकर नहीं पकड़ना चाहिए। वेंडल 2 सेकंड के लिए चुप हो जाता है। मैं पिताजी से बात करूंगा। फोन कट जाता है। बस इतना कहना काफी था। अब गू परिवार आगे क्या करता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। दुकान में हम कुछ लोग एक छोटी मेज के पास बैठकर बाहर से मंगाया खाना खा रहे हैं। डॉट लो खाना खाते हुए अपना फोन चला रही है। तभी अचानक उसके मुंह से चीख निकलती है। मेरे मोहल्ले को गिराया जा रहा है। ये वही लड़की है जिसे हमने मियाँ की लाइव स्ट्रीम में मदद के लिए रखा है। निंगाई की रहने वाली है, मीडिया की पढ़ाई की है, हमेशा खुशमिजाज और जोश से भरी रहती है। कैसा गिराना? ये देखिए, ताजा खबर। वो मुझे अपना फोन थमा देती है। मैं उसे ले लेता हूँ। बड़ी सुर्खी है, दक्षिण पश्चिम पुराने शहर का सुधार शुरू, नदी किनारे के व्यापारिक इलाके का विस्तार। ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने मिस्टर लू के खाने की मेज पर कहा था। पुराने शहर को गिराना, नदी किनारे का विस्तार, मेरी कही हर एक बात सच हो रही थी। मैं फोन वापस देकर खाना जारी रखता हूँ। आँख के कोने से मैं मियाँ को मुझे देखते हुए पाता हूँ। वो कुछ नहीं कहती, मगर मैं वो नजर पहचानता हूँ। उसे भी वो रात याद है। मैं नजरें मिलाता हूँ और आंख मारता हूँ। वो पलके झपकाती है, मुस्कुराकर होठ से कोड़ती है और वापस खाने लगती है। तभी बाहर गाड़ियों के रुकने की तेज आवाज आती है। एक काली मर्सिडीज ठीक दरवाजे पर रुकती है। दरवाजा खुलता है और मिस्टर लू बाहर कूद पड़ गए। छोटे भाई, छोटे भाई। वो तेजी से अंदर आते हैं। माथे पर पसीना है। मिस्टर लू, क्या बात है? इस बार तुम्हारी मदद चाहिए। वो सामने बैठ जाते हैं। तुमने साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्लान वाली खबर देखी? अभी देखी, सब सच हो गया। वो मेज पर हाथ मारते हैं। तुम्हारी उस रात की एक एक बात। नए मेयर का पहला कदम वही है जो तुमने कहा था, पुराने शहर की मरम्मत और नदी किनारे का विस्तार। वो गहरी सांस लेते हैं। छोटे भाई, मुझ पर बहुत दबाव है। मैं मेज थपथपाता हूँ। बात सही निकली फिर भी आप परेशान है? बात सही निकली, इसीलिए तो इतना दबाव है। वो घबराहट में अपने हाथ मले। युआन जिंग ग्रुप इस वक्त सबकी नजरों में है, मगर पुराने शहर की मरम्मत का काम जरा भी आसान नहीं है। तोड़ फोड़, लोगों को बसाना, पुरानी चीजें बचाना, पुराने कारोबार, किसी भी कदम पर एक जो लोग मुझ पे नजर रखे हुए हैं वो मुझे नोच खाएंगे। वो अपनी आवाज धीमी करते हैं। कुछ समय पहले मैंने दक्षिण पश्चिम जिले में बहुत सारी जमीन जमा करने के लिए उस वक्त वो सब मुझ पर हंसते थे कि मैं बेवकूफ हूं। अब उनमें से हर एक जलन के मारे भून रहा है और बस मेरी एक गलती का इंतजार कर रहा है। बिना कोई जवाब दिए सुनता हूँ। नए मेयर ने पहले ही मुझसे संपर्क किया है। मिस्टर लू अपनी बात जारी रखते हैं। मेयर रेन ने मुझसे एक विस्तृत योजना मांगी है। मैंने उनसे कहा कि मैं जल्द से जल्द उन्हें संतुष्ट करने वाली कोई चीज दे दूंगा। छोटे भाई, वो आगे की ओर मदद करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं मेज थपथपाता हूँ। मिस्टर लू, आपकी कंपनी में इतने सारे बड़े अधिकारी हैं, बहुत से काबिल लोग हैं। इस तरह के काम के लिए पूरी कंपनी को एकजुट करने की जरूरत होती है। एक बाहरी इंसान के तौर पर मेरा दखल देना सही नहीं होगा। इसमें गलत हमारे सीईओ बन जाओ। साल के 1 करोड़, क्या कहते हो? मैं अपना सिर हिलाता हूँ। मुझे अपने तरीके से काम करने की आदत है। मैं सीईओ के तौर पर काम नहीं कर सकता। उनका दिमाग तेजी से ऐसा करते हैं। तुम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनकर आ जाओ और सीईओ की भूमिका निभाओ। एक बार दक्षिण पश्चिम जिले का काम पूरा हो जाए तो तुम जब चाहो जा सकते हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं मुस्कुराता हूँ। आपकी कंपनी में मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं है, तो फिर मैं कैसा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहलाऊंगा? वो चालाकी से हंसते हैं। मैं पिछले कुछ समय से वांजावी के काफी शेयर खरीद रहा हूँ। वो सब तुम्हारे हो जाएंगे। फिर तुम उस हिस्सेदारी का इस्तेमाल युआन जिंग ग्रुप के साथ शेयर बदलने में करना। सीधा सा काम है। मैं रुकता हूँ। अब ये एक दिलचस्प पेशकश है, वांजावी में हिस्सेदारी। इसके साथ मैं अब इस बाजार में सिर्फ एक किराएदार नहीं रहूंगा, मैं इसमें एक हिस्सेदार बन जाऊंगा। यह एक बिल्कुल ही अलग मुकाम है। मैं इस पर सोचता हूँ, फिर 2 उंगलियां उठाता हूँ। 2 शर्तें हैं। पहली, वांजाओं के शेयरों की जो भी कीमत हो मैं बाजार भाव ही दूंगा।
मैं आपकी नेकदिली की कदर करता हूँ, पर पैसा सही होना चाहिए। वे मुंह खोलते हैं, पर मैं उन्हें रोकने के लिए हाथ उठा देता हूँ। मैं उनकी आंखों में देखता हूँ। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट पर पूरा अधिकार मेरा होगा। योजना मैं बनाऊंगा, टीम में चुनूंगा, सारा काम मैं देखूंगा। युआनजिन ग्रुप में हर कोई, यहाँ तक कि आप भी। मिस्टर लू मुझे जवाबदेह होंगे। मिस्टर लू एक पल ठहरते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। मंजूर है। वे हाथ बढ़ाते हैं। छोटे भाई, अब बात पक्की रही। 3 दिन में शेयरों के लेन देन के सारे कागजात पूरे हो जाते हैं। 4 दिन बाद एक जरूरी सभा में मिया और मैं आधिकारिक तौर पर युआनजिन ग्रुप के नए हिस्सेदार बन जाते हैं। उसकी हिस्सेदारी कम है, पर हिस्सेदार तो हिस्सेदार ही है। उस सुबह निकलने से पहले वह करीब 20 मिनट तक आईने के सामने खड़ी रहती है। गहरा नीला बिजनेस सूट, ऊपर बंधे बाल और उसकी गर्दन साफ और शालीन। मैं रुककर उसे देखता हूँ। मैंने उसे पहले कभी ऐसे नहीं देखा। वह बेहद खूबसूरत है। सभा जल्दी ही खत्म हो जाती है। सीईओ बन जाता हूँ। मिया पिछली कतार में बैठकर बिना कुछ कहे सब देखती रहती है। चलिए कुछ लोगों से मिलते हैं। मिस्टर लू फौरन मिया को भी साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। हिस्सेदार है, आइए बैठिए। मिया मेरी तरफ देखती है, उसकी आंखों में एक खामोश चाहत है। मैं सिर हिला देता हूँ। जरा सुनिए, इंतजामिया का कॉन्फ्रेंस रूम बड़े अफसरों से भरा हुआ है। कुछ जाने पहचाने चेहरे सिर हिलाकर सलाम करते हैं, तो कुछ अनजाने चेहरे मुझे शक और नफरत से देख रहे हैं। खासकर बाई तरफ बैठा वो करीब 50 साल का आदमी, जिसकी आंखों में साफ दुश्मनी है। मिस्टर लू ने बताया कि वो हु क्वान है, जो पहले जनरल मैनेजर था। आपके आने से उसका रुतबा कम हो गया है। फिर मिस्टर लू ने मेरी नियुक्ति का ऐलान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज से अगर मेरी और सीईओ चेन की राय अलग हो, तो सीईओ चेन की बात ही मानी जाएगी। पूरे कमरे में कानाफूसी होने लगी। मैं खड़ा हुआ और अपना परिचय दिया। तालियां बहुत कम बजी। वो कौन टस से मस नहीं हुआ। मैं बैठने ही वाला था कि वो बोला, सीईओ चेन की उम्र 30 से भी कम है। हमारी कंपनी के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, है ना? पास बैठे एक शख्स ने भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, तजुर्बा नहीं, और रियल एस्टेट में बहुत पेचीदगियां होती है। क्या सीईओ चेन इसे संभाल पाएंगे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक अफसर बोल पड़ा, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट में पुरानी इमारतों का काम है। हमने 6 बार नक्शा बदला है। क्या सीईओ चेन को भरोसा है कि वो ये जिम्मेदारी उठा पाएंगे? इतने में वो क्वान खड़ा हुआ और सीधे मेरी आंखों में देखते हुए बोला, मेरा एक सवाल है। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के काम में पुरानी तहजीब की 3 इमारतें हैं, जिन्हें काम के दौरान बचाना बहुत जरूरी है। जमीन के नीचे की पाइपलाइनें बदली जाएंगी और नींव की खुदाई होगी। जरा सी भी चूक से जमीन धंस सकती है और सब ढह सकता है। हम 1 महीने से इस पर गौर कर रहे हैं। क्या सीईओ चेन के पास कोई हल है? कमरे में मौजूद हर शख्स मुझे देख रहा है। मिया ने चुपके से अपनी उंगलियां भींच ली। वो समझ सकती है कि ये क्या है, मेरे रुतबे का इम्तिहान। अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो यहाँ कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा। मैं मेज पर रखे नक्शों को देखता हूं, पर साफ निशान लगे हैं। आसपास की पाइपलाइन और नींव की हालत भी लिखी है। हुक्वान ने अपनी तैयारी पूरी की है। मैं ऊपर देखता हूँ और हल्की से मुस्कान देता हूँ कि मिया देखे कि उसका पति किस मिट्टी का बना है। अच्छा सवाल है डायरेक्टर हूँ। मैं नक्शे वापस मेज पर रख देता हूँ, लेकिन जवाब देने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप इस नक्शे की छठी दीवारों के लिए 30 मिलियन का बजट हुक्वान पल भर के लिए रुकता है? जी हाँ, करीब 30 मिलियन। मैं अपनी बात घुमाता हूँ। क्या आपको पता है कि इस नक्शे में एक बहुत बड़ी कमी है? उसके चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल जाते हैं। मैंने नक्शों को आगे बढ़ाया। किंग दौर और रिपब्लिक के शुरुआती दौर की इन पुरानी इमारतों की नींव बहुत ही उथली है। ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर से ज्यादा गहरी नहीं, और आपकी दीवारें जमीन के 12 मीटर नीचे तक जाती है। ये सीधा नींव के आर पार निकल जाएंगी। एक बार ये टूट गई तो जमीन के नीचे के पानी का रास्ता बदल जाएगा और नींव की मिट्टी बह जाएगी। ये हिफाजत नहीं, तबाही को दावत है। कुकवान का चेहरा उतर जाता है। पूरे कमरे में कानाफूसी शुरू हो जाती है। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे झुकता हूँ। मेरी आवाज में कोई हड़बड़ाहट नहीं है। ये तो पहली मुश्किल है। दूसरी मुश्किल, इस नक्शे में जिन 3 कंपनियों के नाम है, तियानगोंग कंस्ट्रक्शन, होंडा और यांगचांग पाइपलाइंस। मैं कागजात उठाता हूँ और उनके पन्ने पलटता हूँ। तियानगोंग के कानूनी मालिक का सरनेम हु है। वो आपके चचेरे भाई है, और होंडा के हिस्सेदारों में से एक आपका भतीजा है। रजिस्टर हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं। इसका इकलौता पार्टनर युआनजिंग है। इसने अब तक जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, वो सब साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के शुरुआती काम के लिए छा जाता है। सबकी नजरें हुक्वान पर टिक जाती है। उनके चेहरे का रंग धीरे धीरे उड़ने लगता है। ये सरासर इल्जाम है। वो झटके खड़े हो जाते हैं। ये सब तो मामूली कारोबारी रिश्ते हैं। 10 सालों से कंस्ट्रक्शन के काम में वो भला बोली क्यों ना लगाए? मैं बिना कोई जवाब दिए बस उसे देखता रहता हूं। उसके चुप होने का इंतजार करता हूँ और फिर धीरे से बोलता हूँ, डायरेक्टर साहब, मैंने ये तो कहा ही नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। फिर आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? उसकी बोलती बंद हो जाती है। मैं क्या तीनों कंपनियों के पिछले 2 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकाल सकते हैं? मिस्टर लू चिल्लाते हैं। वो तीनों रिपोर्ट लाकर मेरे सामने रख दी जाती है। मैं उन्हें उठाता हूँ पर खोलता नहीं, बस उन्हें हाथ में लिए डायरेक्टर वन की तरफ देखता हूँ। 17 सालों से युवान सिंह के साथ हैं। मैं आपको 2 रास्ते दे रहा हूँ। पहला, आप अभी के अभी इस्तीफा दे दें। मैं मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं और इन रिपोर्ट्स को नहीं खोलूंगा। दूसरा ये कि मैं ये रिपोर्ट्स उसके बाद जो होगा वो मेरे और आपके बीच नहीं होगा। आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सन्नाटा छा जाता है। हर कोई इंतजार कर रहा है। वो मेज पर दोनों हाथ टिकाए वहीं खड़ा रहता है। 1 सेकंड, 2, 3। वो धीरे से अपना सिर झुका लेता है। मैं इस्तीफा देता हूँ। मैं रिपोर्ट्स नीचे रख देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। चारों तरफ देखता हूँ। कोई भी मुझसे नजरें नहीं मिला पाता। हम मीटिंग जारी रखते हैं। दिन ढलते ढलते ये बात युवान सिंह ग्रुप के हर कोने में फैल जाती है। इसका असर तुरंत देखने को मिलता है। अगले कुछ दिनों में मैं जो भी फैसला लेता हूँ, वो बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाता है। पूरा सहयोग दे रहा है। डेटा मांगो तो मिल जाता है। स्टाफ मांगो तो तैनात कर दिया जाता है।
मैं पूरे हफ्ते दिन रात 3 से काम करवाता हूं। आखिरकार दिखाने के लिए कुछ हो। जिस दोपहर योजना तैयार होती है, मैं सबको शुरू से अंत तक समझाता हूँ। जब मैं रुकता हूँ तो कमरे में सन्नाटा छा जाता है। फिर कोई ताली बजाता है, तालियों की गूंज पड़ती है और तेज, जब तक कि पूरा कमरा भर नहीं आता। मैं उन सभी थकी हुई लाल आंखों की तरफ मैं मुस्कुराता हूँ। घर जाओ, कल साथ खाना खाएंगे। कोई नहीं हिलता। एक इंजीनियर अपने हाथ मलता है। सीईओ चेन, क्या आप एक बार फिर से जमीन के नीचे वाली बिजली पानी की लाइनों का नक्शा समझा सकते हैं? मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया। जबरदस्त लगा। मुझे समझ नहीं आता कि हंसू या आह भरूं। इन लोगों ने खुद को पागलपन की हद तक थका दिया था। आज से युवांचल ग्रुप का हर इंसान मेरी इज्जत करता है। मैं वो योजना लेकर मिस्टर लू के पास जाता हूँ। वो कुछ पन्ने पलटते हैं और सीधे खड़े हो जाते हैं। छोटे भाई, बस यही है। अगर हमने इसे कर दिखाया तो मेरा पूरा जीवन सफल हो जाएगा। वो जोश में दफ्तर के चक्कर काटने के बाद वो अचानक रुक जाते हैं। चेहरे की खुशी गायब होकर चिंता में बदल जाती है। लेकिन साफ साफ कहिए, वो हाथ मलते हुए बैठ जाते हैं। पहली मुश्किल, क्या शहर मंजूरी देगा? मेयर विन ने अभी पद संभाला है। मुझे डर है उनमें हिम्मत नहीं होगी। मैं मुस्कुराता हूँ। हम उन्हें मना लेंगे। अगर बात नहीं बनी तो वक्त आने पर मैं आपके साथ चलूंगा। मिस्टर लू का तनाव थोड़ा कम होता है। फिर उनकी त्योरियां चढ़ जाती हैं। दूसरा, खर्चा बहुत है। बजट 3 गुना है। हमें भारी कर्ज चाहिए होगा। क्या होगा अगर मैं उन्हें टोक दूं? जब बजट बढ़ता है तो मुनाफा भी। लंबे समय में फायदा उम्मीद से 6 से 8 गुना ज्यादा होगा। वो एक फीकी मुस्कान देते हैं। मैं जानता हूँ, पर शुरुआती पूंजी ये बैंक। मैं फिर टोकता हूँ, बैंक की जरूरत नहीं है। वो सन्न रह जाते हैं। क्या पहले चरण की पूंजी 10 करोड़ से कुछ ज्यादा है? यकीनन आपके पास इतने तो होंगे। मिस्टर लू को लगा उन्होंने गलत सुना। 10 करोड़? आपकी योजना के मुताबिक 80 करोड़ के बिना तो आप शुरू भी नहीं कर सकते। मैं हल्की मुस्कान देता हूँ। मैं आपको दिखाऊंगा कि असली पूंजी का इंतजाम कैसे होता है। उस दोपहर नगर निगम की इमारत के एक छोटे से कमरे में मेयर वेन के साथ आवास निर्माण, नगर नियोजन और वित्त विभाग के बड़े अधिकारी बैठक के लिए मौजूद है। मिस्टर लू मेरे बगल में बैठे हैं। वो थोड़े घबराए हुए हैं। शुरू कीजिए, मेयर वेन सिर हिलाते हैं। मैं अपनी फाइलें खोलता हूँ और लगातार 40 मिनट तक बोलता रहता हूँ। 20 मिनट होते होते कलम रुक गई है। वे अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक जाते हैं। वे बिना पलक झपकाए कभी प्रोजेक्शन को देखते हैं तो कभी मुझे। विभाग के डायरेक्टर्स एक दूसरे को देखने लगते हैं। हैरानी, यकीन न होना और चेहरे पर थोड़ी उलझन। जब मैं अपनी बात पूरी करता हूँ तो आखिरी स्लाइड पर क्लिक करता हूँ। पूरे 5 सेकंड तक कमरे में सन्नाटा छाया रहता है। मेवन अपनी चाय का प्याला उठाते हैं। भाइयों और बहनों, कोई भी सवाल हो तो बेझिझक पूछिए। डायरेक्टर जो पहले हैं, आप पुराने शहर के इलाके में जमीन के नीचे 3 मंजिलें बनाने का प्रस्ताव दे रहे हैं। इमारतों का क्या होगा? अगर काम की वजह से जमीन धंस गई तो? मैं जरूरी पन्ना खोलता हूँ। यह पूरी तरह से खुदाई नहीं है, बल्कि एक बटा हुआ नक्शा है। व्यापारिक पार्किंग और बिजली पानी की लाइनों को अलग से संभाला गया है। माइक्रोशील्ड बोरिंग टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। इमारतों की नींव को पहले ही मजबूत कर दिया गया है और हर पुरानी इमारत के नीचे 12 निगरानी केंद्र लगाए गए हैं। सारा डेटा उसी वक्त अपलोड होता है। डायरेक्टर वो अपना चश्मा ऊपर करते हैं। व्यवसायिक विस्तार में साथ काम करने वाले क्षेत्र है। व्यापार के इस मेल का आधार क्या है? क्या फालतू विकास का कोई खतरा है? मैं मुस्कुराता हूँ। इसकी जगह पूरी तरह से अलग है। मैं बिना रुके सातों इलाकों की बनावट और रणनीति समझाता हूँ। डायरेक्टर वू के पास अब कहे को कुछ नहीं है। आखिरकार फाइनेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जेंग साहब अपनी डायरी खोलते हैं। मुझसे बस एक सवाल, शहर को कितना पैसा लगाना होगा और कितनी गारंटी देनी होगी? मैं मुस्कुराया। डायरेक्टर जांग साहब, शहर को एक पैसा भी लगाने की जरूरत नहीं है। न सिर्फ शहर को कोई पैसा नहीं देना होगा, बल्कि ये प्रोजेक्ट शहर के खजाने के लिए कमाई का जरिया बनेगा। डायरेक्टर जंग की आंखें फौरन चमक उठी। मेयर साहब ने अपनी कलम रख दी। मुझसे एक सवाल, बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ संभालना हमेशा सबसे मुश्किल काम रहा है। आप कैसे पक्का करेंगे कि ये बिना किसी हंगामे के वक्त पर पूरा हो? मैं उनकी नजरों से नजरें मिलाता हूँ। बोलने से पहले कुछ पल बीतते हैं। मेयर साहब, शुरुआत में कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। मेयर साहब रुक जाते हैं। कोई तोड़फोड़ नहीं? कमरे में मौजूद कई लोग सन्न रह जाते हैं। मिस्टर लू मुझे हैरानी से देखते हैं और आंखों ही आंखों में पागलों की तरह इशारा करते हैं। मेयर साहब मुझे गौर से देखते हैं। सीईओ चेन साहब, बिना तोड़फोड़ के पुरानी शहर का कायाकल्प, ये कैसे मुमकिन है? मैं मुस्कुराया। जायदाद की अदला बदली। डायरेक्टर जी साहब ने त्योरियां चढ़ाई। अदला बदली? मैं मुस्कुराते हुए सिलसिला उलट दीजिए। पहले नदी किनारे का विस्तार कीजिए, पुराने शहर का काम बाद में। नदी किनारे के नए इलाके का काम पहले शुरू होगा। रिहायशी, कारोबारी और दफ्तर की इमारतें सब बेहतरीन दर्जे की बनेंगी। बनने के बाद शहर एक पॉलिसी लाएगा। सरकारी मुलाजिम, साउथ वेस्ट ओल्ड डिस्ट्रिक्ट के रहने वालों और व्यापारियों को प्रॉपर्टी स्वैप में पहली प्राथमिकता मिलेगी। मैं रुकता हूँ। स्वैप लॉटरी से होगा। जीतने वाले पुराने घर के बदले नया घर लेंगे। आकार के फर्क का हिसाब लागत मूल्य पर होगा, जो बाजार भाव से बहुत कम है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। डायरेक्टर वो घूरते हैं। आप कह रहे हैं उन्हें अपनी मर्जी से जाने दे? बिल्कुल, हम कुछ नहीं गिरा रहे। वे पुराने शहर के बदले रिवर साइड न्यू डिस्ट्रिक्ट के हालात चुनना चाहते हैं। नए मकान, नया माहौल, नया इंफ्रास्ट्रक्चर और कीमत का फर्क भी कम है। अगर आप होते तो क्या आप ये स्वैप नहीं लेते? डायरेक्टर जांग पूछते हैं। और उनका क्या जो नहीं जाना चाहते? एक बार राजी होने वाले चले गए तो बाकी बचे लोगों से बात करना आसान होगा। मैं मुस्कुराता हूँ। कम लोग, छोटी मांगे, फिर हम तोड़ने की बात करेंगे। मुश्किल 80% कम हो जाएगी। डायरेक्टर जो का मुंह खुला रह जाता है। वे आखिरकार बोल पाते हैं। और नगर निगम के कर्मचारी, क्या उन्हें भी यही डील मिलेगी? रास्ता दिखाएंगे, जनता उनके पीछे चलेगी। पहला दौर सरकारी कर्मचारियों का होगा। मैं अपनी बात खत्म करके चारों तरफ देखता हूँ, कोई नहीं बोलता।
सब मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे मैं कोई अजूबा हूँ। मैं हर चेहरे पर वो अनकहा सवाल पढ़ सकता हूँ। क्या वाकई ये सब इस तरह से किया जा सकता है? मैं वन खड़े होते हैं। हम इस योजना का मुआयना करेंगे और जल्द से जल्द आपको जवाब देंगे। वे हमें नीचे तक और गाड़ी तक छोड़ने आते हैं। मेरे अंदर जाने से पहले उन्होंने आगे बढ़कर फिर से मुझसे हाथ मिलाया। उनका दूसरा हाथ ऊपर आया और उन्होंने मजबूती से मेरे कंधे को 2 बार थपथपाया। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन मैं उनका इशारा समझ गया। योजना को तुरंत मंजूरी मिल गई। को फिर से तैयार किया गया और तामीर का काम तेजी से शुरू हो गया। मेरे दिन अब नक्शों, मुलाकातों और जरूरी चीजों के इंतजाम में ही गुजरने लगे। सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि यही योजना निंघाई के इतिहास के सबसे बड़े धोखे का पर्दाफाश कर देगी। उस दोपहर मेरे फोन की घंटी बजी। मियाँ की आवाज में घबराहट थी। जैसन, पिताजी को कुछ हो गया है। मैंने अपनी कलम नीचे रख दी। क्या हुआ? हेनरी का फोन आया था। पिताजी ने जहाँ पैसे लगाए थे वो सब धोखा था। वो बहुत तेजी से बोल रही है। लोग गायब हो गए हैं, पैसा डूब गया है। सदमे की वजह से पिताजी गिर पड़े और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। मैं वहीं जा रही हूँ। मैंने सीधे हेनरी को फोन किया। उसने एक ठंडी आ भरी। वो बुढ़ापे वाली मॉर्गेज स्कीम थी जिसे एक रिटायर्ड अफसर चला रहा था। कहा गया था कि ये सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए मौका है। हर महीने ब्याज मिलेगा और शुरू के कुछ महीनों में उन्होंने पैसे लिए। बहुत खुश थे। वो रुका। फिर कुछ दिन पहले किसी प्रॉपर्टी स्वैप लॉटरी स्कीम का ऐलान हुआ। शहर के मुलाजिमों और पुराने इलाके के रहने वालों के लिए खास मौका। पिताजी ने इसके बारे में सुना और घबरा गए। उनका घर उस स्कीम में गिरवी पड़ा था। वो उसे बदल नहीं सकते थे। वो और कुछ लोग उस रिटायर्ड अफसर से मिलने गए। अपने पैसे वापस चाहते थे। उनसे कहा गया कि कोई बात नहीं, जब चाहे ले ले। फिर 2 दिन बाद जब वे वापस गए तो वो आदमी गायब था। घर खाली था, फोन बंद था और प्रोजेक्ट का दफ्तर भी बंद पड़ा था। हेनरी की आवाज कांप रही है। सब घबराए हुए हैं। घटना वाली जगह पर भीड़ जमा है और पुलिस कार्यवाही की मांग कर रही है। जानते ही है। जैसे ही उन्हें पता चला कि पैसे डूब गए, वो वहीं गिर पड़े। मैं 2 पल के लिए चुप हो जाता हूँ। ठीक है, मैं बस आ ही रहा हूँ। मैं फोन रख देता हूँ और कुर्सी पर पीछे झुककर अपनी नाक सहलाने लगता हूँ। जो योजना मैंने मेयर वेन की टीम को दी, जब शहर के कर्मचारियों और साउथ वेस्ट ओल्ड डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए जमीन की अदला बदली की खबर बाहर आई, तो उसका असर उम्मीद से कहीं ज्यादा हुआ। शुरू में ये सिर्फ सरकारी मुलाजिमों के लिए एक फायदा था, पर अब इसमें पुराने इलाके के रहने वाले और व्यापारी भी शामिल हो गए हैं। ये लोग बेवकूफ नहीं है। जाहिर है वो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। जायदाद छुड़ाने के लिए भाग रहा है जो उन्होंने उस रिटायर्ड अफसर के पास गिरवी रखी थी, ताकि वो इस अदला बदली में हिस्सा ले सके। सब एक साथ अपनी रकम वापस लेने पहुंच गए। किसी भी पूंजी स्कीम के लिए एक साथ इतने पैसे निकाला जाना किसी बुरे सपने जैसा है। पैसा तो बहुत पहले ही कहीं और भेज दिया गया था। कहां से? जाहिर है वो अफसर भाग गया। मैंने अपना माथा पकड़ लिया। मेरा इरादा तो बस काम को आगे बढ़ाना था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अनजाने में एक बहुत बड़े धोखे का भंडाफोड़ हो जाएगा और मेरे ससुर जी भी इस मुसीबत में फंस जाएंगे। मैंने मेज पर रखे काम जारी रखने के लिए मैंने अपनी टीम को कुछ जरूरी हिदायतें दी और फिर उठकर अस्पताल की तरफ चल दिया। मैं अस्पताल पहुंचा तो देखा कि दरवाजे पर भारी भीड़ जमा है। कोई ऊपर मरीजों वाली इमारत से कूदने की धमकी दे रहा है। मैं ऊपर देखता हूँ। ऊपर एक धुंधली परछाई हाथ हिला रही है। तभी अचानक मेरा फोन बजता है। मियाँ की आवाज कांप रही है और भारी है। जैसन, पिताजी ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो कूदने वाले हैं। मेरा दिल बैठ जाता है। वो ऊपर जो खड़ा है वो मेरे ससुर जी। कहाँ हो? इमारत के पीछे, पूरब की तरफ। जल्दी आओ। मैं भीड़ को चीरते हुए इमारत के पीछे की ओर भागता हूँ। वहाँ पुलिस ने घेरा डाल रखा है। चारों तरफ दमकल और पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। हवा वाले गद्दे बिछाए जा रहे हैं। मियाँ एक तरफ खड़ी है। उसका चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ गया है। मेरी तरफ दौड़ती है। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी है। हमने बस एक पल के लिए नजर हटाई और वो वर्ड से बाहर निकल गए। $10 लाख, वो घर, उन्हें बहुत गहरा सदमा लगा है। वो कुछ समझ नहीं पा रहे। मैं ऊपर देखता हूँ। वो रेलिंग फांदकर बिल्कुल किनारे पर खड़े हैं। मेरे पास ही हेनरी जमीन पर बैठ गया है। 2 महिला पुलिस अफसरों ने लिंडा को संभाल रखा है। वो इतना रो रही है कि खड़ी भी नहीं हो पा रही। मैं एक जवान अफसर से पूछता हूँ, अभी क्या हाल है? क्या आप परिवार से है? मैं उनका दामाद हूँ। वो माथे पर बल डालकर कहती है, वो आदमी इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। उनके पास चाकू है और वो रेलिंग भी बुरी तरह जंग खाई हुई है। वो किसी भी पल टूट सकती है। जब भी हमारे लोग पास जाने की कोशिश करते हैं वो उन्हें देख लेते हैं। हमने एक बातचीत करने वाले को ऊपर भेजा है। पूरी होने से पहले ही ऊपर से एक चीख गूंजी। मेरा सर झटके से ऊपर की ओर उठा। रिचर्ड पहले ही रेलिंग के उस पार जा चुका था। वो बाहर की उस पतली सी मुंडेर पर खड़ा था। पिताजी, हेनरी जोर से चिल्लाया। लिंडा की आंखें पलट गई और वो वहीं ढेर हो गई। मियाँ के पैर लड़खड़ाने लगे। मैंने उसे गिरते गिरते थाम लिया। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने उसे किनारे पर बिठाया और जाने के लिए मुड़ा। तुम कहाँ जा रहे हो? अफसर ने मेरा रास्ता रोकते बात करने जा रहा हूँ। तुम नहीं जा सकते, वहाँ बहुत खतरा है। मेरे पास एक रास्ता है। मैं उसके पास से निकला और सीधा सीढ़ियों की तरफ भागा। बिना एक पल रुके चढ़ता गया जब तक कि आखिरी मंजिल पर नहीं पहुंच गया। छत पर हवा का झोंका बहुत तेज था। अफसर 10 मीटर पीछे खड़ा था। उसका एक हाथ ऊपर उठा हुआ था। मिस्टर शू, फिर से कमाया जा सकता है, पर एक बार जान चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। रिचर्ड की पीठ अफसर की तरफ थी। वो रेलिंग के बाहर खड़ा था। उसने चाकू लहराया। पास मत आना। एक भी कदम और बढ़ाया तो मैं नीचे कूद जाऊंगा। मैं आगे बढ़ा और अफसर के कंधे पर हाथ। मैं घर का आदमी हूँ, मुझे जाने दीजिए। वो हिचकिचाया, फिर धीरे पीछे हट गया। मैं 2 कदम आगे बढ़ा। मैं रुक गया। पिताजी, रिचर्ड का शरीर झटके से हिला। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। जब उसने देखा कि वो मैं हूँ तो उसकी आंखों की नसें और भी लाल हो गई। तुम मेरा तमाशा देखने आए हो? मैं तुम्हें कूदते हुए देखने आया हूँ। वो सन्न रह गया। क्या तुम कूदोगे नहीं? मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूँ। मैं यहीं खड़ा होकर देखूंगा। तुम इसका पूरा बदन कांपता है। चाकू मेरी तरफ है। जेसन चेन, मेरे साथ जो भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। मैं सिर हिलाता हूँ।
हाँ, मेरी वजह से मैंने ही कहा था निवेश करो, घर गिरवी रखो, मैंने ही कहा था उस ठग पर भरोसा करो। वो मुंह खोलता है पर आवाज नहीं निकलती। मैं एक और कदम बढ़ाता हूँ। $10 लाख गए और अब तुम जान लेना चाहते हो। तुम्हें लगता है कूदने से पैसे लौट आएंगे? उसके होंठ कांपते हैं। वो मेरी पूरी जिंदगी की कमाई थी, तो क्या मैं उसकी बात काट देता हूँ? अगर तुम मर गए तो तुम्हारी पत्नी और बेटे का क्या होगा? तुम्हारी बेटी वहीं नीचे खड़ी है, वो तुम्हें गिरते देखेगी। सोचा है इसका उस पर क्या असर होगा? चाकू वाला हाथ कांपता है। बाबूजी, क्या आप हमेशा से नहीं चाहते थे कि मैं आपकी बेटी को छोड़ दूं? मैं करीब आता हूँ, अब ये मौका है। चाकू आपके पास है, मैं यही हूँ। कूदने से पहले मुझ पर वार कीजिए, अपना हिसाब बराबर कीजिए। वो मुझे घूरता है, मैं कहता रहता हूँ, क्या आप मुझसे नफरत नहीं करते? मैं हाथ फैला देता हूँ। तो आओ, वैसे भी तुम जीना नहीं चाहते, मुझे भी साथ ले चलो, सब खत्म करो। तुम्हें लगता है मैं नहीं करूंगा? वो अचानक चाकू चलाता है। नीचे से चीखें गूंजती हैं। मैं हिलता नहीं, मैं उसकी आंखों में देखता रहता हूं। अगर तुम्हें ये करना ही है तो पहले मुझे मारो और फिर कूदो। अकेले मरने से बेहतर है कि हम साथ मरे। उसका चाकू हवा में ही रुक जाता है, उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा है। मैं एक और कदम आगे बढ़ता हूँ। नीचे बिछा गद्दा 3 मीटर गहरे नारंगी रंग का है। यहाँ ऊपर से देखने पर वो जमीन पर एक छोटी सी पत्ती जैसा लग रहा है। पिताजी, मेरी आवाज धीमी हो जाती है। आपकी बेटी ठीक वही नीचे खड़ी है, सुनिए, वो आपको पुकार रही है। हवा के शोर के बीच मियाँ के रोने की आवाज ऊपर तक आती है। का हाथ हल्की तेजी से कांपने लगता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। क्या आपने इस बारे में सोचा भी है? मैं अपनी नजरें उस पर टिकाए रखता हूँ। अगर आप मर गए और जब चेरी मुझसे पूछेगी कि उसके दादाजी के साथ पैसों का क्या जवाब दूंगा, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने छलांग लगा दी। वो सिर्फ 5 साल की है। ऐसी बातें मन पर वो निशान छोड़ जाती है जो कभी नहीं मिटते। उसका चाकू धीरे धीरे नीचे होने लगता है। तेज कड़कने की आवाज आती है। जंग लगा हुआ एक हिस्सा टूट जाता है, उसका शरीर लड़खड़ाता है। मैं बिना झिझके एक ही छलांग में आगे बढ़ता हूँ। मेरा बायां हाथ चाकू वाली कलाई को पकड़ लेता है, मेरा दायां हाथ उसकी कमर को जकड़ लेता है। मैं अपना पूरा वजन पीछे की तरफ डाल देता हूँ। हम दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। हवा का शोर गूंजता है, नीचे से चीखने की आवाजें आती है, सब कुछ धुंधला हो जाता है। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया। मैं अपनी आंखें खोलता हूँ, वो नारंगी गद्दा मेरे नीचे है। मेरे बगल में रिचर्ड पीठ के बल लेटा हुआ है, आंखें फटी की फटी हैं, आसमान को ताक रही हैं, बिल्कुल बेजान। कोई मुझे उठकर बैठने में मदद करता है। साहब, साहब, क्या आप ठीक है? क्या आपको चोट लगी है? मैं कोई जवाब नहीं देता। मैं अपने बाएं हाथ की तरफ देखता हूँ, कोहनी का खून बह रहा है। जिस पल मैंने उसे पकड़ा था, चाकू पूरी तरह नीचे नहीं आया था। पुलिस के घेरे को तोड़कर लड़खड़ाते हुए मेरी तरफ आती है। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाती है, मेरे हाथ पर खून को देख रही है और पूरी तरह कांप रही है। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मेरी तरफ हाथ लापरवाह कैसे हो सकते हो? मुझे छूने से डर रही है। उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं, उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। मुझे कैसा लगा जब मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा? वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाती। वो मुझे गले लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तुम्हारे बिना मेरा और चेरी का क्या होता? मैं अपना सही सलामत दायां हाथ उठाता हूं, थपथपाता हूं। सब ठीक है, बस मामूली सा जख्म है। वो और भी जोर से रोने लगती है। मेडिकल स्टाफ दौड़कर पास आता है, फिर मुझे स्ट्रेचर पर लिटा देते हैं। ले जाए जाने से पहले मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। रिचर्ड को बैठने में मदद की जा रही है। उसके शरीर की सारी ताकत जैसे खत्म हो चुकी है। टकटकी लगाए दिख रहा है। वो मुझे नहीं देख रहा, वो अपनी बेटी को देख रहा है, जो जमीन पर बैठी मुझे पकड़े हुए बेहाल होकर रो रही है। इमरजेंसी सर्जिकल रूम में डॉक्टर चिमटी से जख्मों को खोलकर उसकी जांच करते हैं। आप खुशकिस्मत हैं, नस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। 2 हफ्ते आराम कीजिए। मियाँ मेरे पास खड़ी है, आंखें अब भी लाल है। हर बार जब सुई खाल के आर पार होती है, उसका हाथ हल्का सा काम जाता है। क्या दर्द हो रहा है? नहीं। टाँके और पट्टी के बाद मैं हाथ हिलाता हूँ। ठीक है। मियाँ वहीं खड़ी है, वो हेनरी के आने तक रुकी रहती है। मियाँ, माँ बुला रही है। वो मुझे देखती है। जाओ, मैं यही हूँ। वो गई। हेनरी बैठा। तो जैसन, आज के लिए शुक्रिया, मैं मना कर देता हूँ। वो चुप रहकर पूछता है, कहाँ रह रहे हो? वॉर्म होम में। वो हंसा। वॉर्म होम? हाँ, ठीक है। मुझे तो लगेगा तुम पार्क में रहते हो। वो रुक गया, उसकी नजर पट्टी पर पड़ी और वो चुप हो गया। मैं उसे देखता हूँ, उसने जिससे शादी की सो की। अगर तुम्हारी बहन मेरे साथ खुश है तो तुम्हें क्या? ये सुनकर वो सकपका गया। वो उठा और दरवाजे पर मुड़ा। माँ ने कहा था वो अपार्टमेंट अब गया, और पैसे भी। वापस जाने को अब कुछ नहीं बचा। अपना ख्याल रखना। मैं सिर हिलाता हूँ। हम निकल चुके हैं और वापस नहीं जाएंगे। कह देना कि वो पोंजी स्कीम खत्म हुई, पैसा तो गया, पर वो अपार्टमेंट कहीं नहीं जा रहा। मामला सुलझे ही उन्हें वो मिल जाएगा। मैं घर जाकर आराम करता हूँ। अगले दिन दफ्तर में सब योजना के मुताबिक चल रहा है। मीटिंग के बाद मिस्टर लू मुझे अपने दफ्तर में बुलाते हैं। छोटे भाई, अब पहले फीस की फंडिंग के बारे में सोचने का वक्त आ गया है। तुम्हारी योजना के हिसाब से अभी हम बस 20 करोड़ से कुछ ज्यादा का इंतजाम कर सकते हैं। पहले फेज के लिए 80 से 100 करोड़ की जरूरत है। क्या बैंक से लोन लेना ठीक रहेगा? अगर हाँ, तो मेयर साहब से सिफारिश करवाना अच्छा होगा। मैं अपना सिर नामे हिलाता हूं। नहीं, मैं अपने बैग से एक कागज निकालकर उनकी तरफ बढ़ाता हूँ। मेरे लिए एक अकाउंट खोलिए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए। उनकी आंखें फटी रह जाती है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग? तुम्हें पता है ये कितना जोखिम भरा है? अगर सब डूब गया तो? मैं यकीन से कहता हूँ, भरोसा रखिए, हम नहीं हारेंगे। बस अकाउंट खुलवा दीजिए और मुझे बता दीजिएगा, बाकी सब आप संभाल लें। 3 दिन बाद सारे अकाउंट खुल जाते हैं। अगले 1 हफ्ते तक मैं जैसे दफ्तर में ही बस जाता हूँ। दिन भर प्रोजेक्ट का काम चलता है और शाम को इंटरनेशनल बाजारों पर नजर रहती है। कभी कभी तो मैं सुबह के 3 या 4 बजे तक जागता रहता हूँ। मियाँ बहुत परेशान है।
पहली शाम वो एक थर्मस लेकर आती है। वो दरवाजा खोलती है और मुझे स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुए पाती है। वो मेज पर थर्मस रख देती है। पहले ये सूप पी लो, फिर काम करना। मैं उसे देखता हूँ, पीछे से एक छोटा सा सिर झांकता है। पापा, मम्मी ने कहा कि आपको चोट लगी है और आप फिर भी काम कर रहे हैं। मैं आप पर नजर रखने आई हूँ। चेरी दौड़कर आती है और मेरे पास बैठ जाती है। मैं हंसता हूँ। फिर नजर रखो। मिया पास ही बैठ जाती है। वो स्क्रीन पर उलझी हुई रंगीन लकीरों को देखकर क्योरिया चढ़ाती है। क्या कोई सच में ये सब समझ सकता है? मैं मुस्कुराता हूँ। तुम्हारा पति बहुत गुणी इंसान है। उस शाम वे रात 10:30 बजे तक रुके। उसके बाद वे हर रोज आते और हर बार उस थर्मस पॉट में कुछ नया ही होता। मिस्टर लू ने घर जाना छोड़ दिया। उन्होंने बगल वाला कमरा साफ करवाया। रात को वे मेरे साथ बाजार पर नजर रखते। जब उन्हें समझ नहीं आता वे बैठे रहते, बीच बीच में पूछते, कोई हलचल? मैं कहता, अभी नहीं। वे इंतजार करते। तीसरी शाम उन्होंने मैनेजर को बुलाया, 2 शिफ्ट तय की और रात की शिफ्ट के लिए 3 गुना पैसे दिए, ताकि मेरी तरफ से कोई कमी न रहे। 20 मिनट बाद नाश्ता लाया गया। मिस्टर लू काउच पर झुककर बुदबुदाए, मैं चेयरमैन हूँ और मेरी ऐसी खातिरदारी पहले कभी नहीं हुई। मैं स्क्रीन पर नजरें टिकाए रहा। सीएफओ डायरेक्टर ली मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने संजीदगी से कहा, सीईओ चेन, 20 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। इतना बड़ा दाव, बाजार में इतनी उथल पुथल, एक गलत कदम और पूरी पूंजी रातों रात खत्म हो सकती है। कंपनी अभी साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के बीच में है। अगर इस पूंजी का नुकसान हुआ तो प्रोजेक्ट में देरी हो जाएगी। बैंक से उधार मिलने में भी दिक्कत होगी। उनकी हर बात सही थी। मैं मुस्कुराया। डायरेक्टर ली, मैं ये जानता हूँ, पर आप मेरा तरीका नहीं समझते। बस देखिए। मिस्टर लू चुप रहे, फिर हाथ हिलाया। वैसा ही करो जैसा चेन कह रहे हैं। डायरेक्टर ली ने सांस ली। वे सिर हिलाकर बाहर चले गए। छठी शाम स्क्रीन पर लकीरें हिलने लगी। मैंने नजरें आंकड़ों पर टिका दी। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर धीरे से चल रही हैं। मिस्टर लू झुककर देखते हैं। क्या शुरू हो गया? पास ही है। वे सिर हिलाते हैं। इतने दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। बाजार में हलचल शुरू होती है। मैं स्क्रीन देखता हूँ और टाइपिंग शुरू करता हूँ। मिस्टर लू पास आकर पूछते हैं, कैसा लग रहा है? आसान है, मैं कहता हूँ। मैं ट्रेडिंग इंटरफेस खोलता हूँ और शॉर्ट पोजीशंस डालना शुरू करता हूँ। 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, अलग अलग किश्तों में। वे उछलते हुए नंबरों को देख रहे हैं। घबराहट में उनका गला सूख रहा है। पहले दिन कोई गिरावट नहीं, दूसरे दिन बाजार फिर संभला। शॉर्ट पोजीशंस में घाटा दिख रहा है। वे चैन से बैठ नहीं पा रहे। वे कमरे में गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। माहौल में भारी तनाव है। तीसरी शाम में बाजार देख रहा हूँ। मिस्टर लू सोफे पर आंखें मूंदे लेटे हैं। दरवाजा खुलता है। एक जवान औरत ट्रे लेकर अंदर आती है। करीने से सजी हुई कॉफी और नाश्ता। मिस्टर लू चौंककर जाग जाते हैं। वे उसे देखते हैं। यहाँ नहीं हो, अभी एडमिन में काम शुरू किया है। मेरा नाम शू वेन है। मिस्टर लू रुकते हैं। वेन यानी जीत का अक्षर। ये हुई ना बात। मैं अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाता। जब लोग दबाव में होते हैं तो वे हर चीज में मतलब ढूंढने लगते हैं। वक्त मैं कहता हूँ, असिस्टेंट शू वेन। वो एक पल के लिए हैरान रह जाती है, पर फिर खुद को संभाल लेती है। जी सीईओ चेन, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। एक और दिन गुजरता है। आखिरकार बाजार में हलचल हुई। कैंडल स्टिक का निशान नीचे मुड़ा। एक लाल लकीर, 3 दिन की बढ़त निकल गई। मुनाफा घटने लगा। मिस्टर लू स्क्रीन को देख रहे हैं। उन्हें पलक झपकाने से डर लग रहा है। शाम को हिसाब बराबर था। वो एक लंबी सांस छोड़ते हैं और सोफे पर गिर जाते हैं। छोटे भाई, मेरा दिल अब ये नहीं झेल सकता। मैंने कहा, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई। वो झटके से सीधे हुए। क्या ये शुरुआत भी नहीं है? मैंने सिर हिलाया। अगली सुबह कंपनी की सभा में मुखिया अपनी तरक्की बताते हैं। आखिर में सामान की बारी आई और कंस्ट्रक्शन मैनेजर खड़ा हुआ। दूसरे चरण का काम शुरू होने वाला है। हमें लोहा और सीमेंट अभी मंगवाना होगा। अभी कीमतें ठीक हैं, 2 हफ्तों में बढ़ सकती हैं। मिस्टर लू ने मेरी तरफ देखा। मैंने मना कर दिया। 3 दिन और रुको। मैनेजर परेशान हो गया। सीईओ चेन, देरी का मतलब है ज्यादा खर्चा। सामान महंगा हुआ तो मजदूरी भी बढ़ेगी। मैंने कहा, 3 दिन रुको। वो मिस्टर लू को देखता है। मिस्टर लू हाथ से इशारा करते हैं। वही करो जो सीईओ चेन कह रहे हैं। सभा खत्म। उस शाम बाजार शांत था। बाजार सुस्त है, कुछ नहीं हो रहा। मिस्टर लू सोफे में धंस गए हैं। उनकी पलकें भारी होती जा रही है। आखिरकार वो सो गए। मैं स्क्रीन देखता रहता हूँ। मुझे भी झपकी आ रही है। तभी दरवाजा खुला। विन ट्रे लेकर आती है। जैसे ही दरवाजा खुला, स्क्रीन पर नंबर अचानक डगमगाने लगे। एक बड़ी लाल कैंडल सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे गिरी। मेरी आंखें चमक उठी। लो, ये रहा। मैं विन को देखे बिना नहीं रह सका। ये लड़की किस्मत वाली है। उसके दरवाजा खोलते ही बाजार हिल गया। मिस्टर लू जाग गए। वो आंखें मलते हुए बैठे। क्या हुआ? यहाँ देखिए। वो सोफे से ऐसे उछले जैसे झटका लगा हो। वो कंप्यूटर की तरफ लपके। स्क्रीन पर नंबर पागलों की तरह भाग रहे हैं। लाल लकीरें नीचे गिर रही हैं। बैलेंस दोगुना होने लगा। 20 करोड़ अब 40 करोड़ हो गए। 40 करोड़ से 50 करोड़। मिस्टर लू की आंखें फटी रह गईं। उनका मुंह खुला रह गया। एक शब्द नहीं निकला। उन्होंने पास रखी कॉफी की तरफ हाथ बढ़ाया। एक घूंट भरा। वो बहुत गम थी। वो कराह उठे, मगर नजरें स्क्रीन पर ही रही। उनकी आवाज कांप रही है। छोटे भाई, क्या हमें सौदे काट देने चाहिए? इतना मुनाफा काफी है ना? जल्दी क्या है? मैं ट्रेडिंग इंटरफेस खोलता हूँ। हम सौदे काट नहीं रहे, बल्कि और बढ़ा रहे हैं। उनका चेहरा उतर जाता है। अभी भी बढ़ा रहे हो? 20 करोड़ तो पहले ही 50 करोड़ बन चुके हैं।
मैं तो इतने में ही बहुत खुश हूँ। मैं माउस पे कुछ बार क्लिक करता हूँ, मैं सौदे में 20% और जोड़ देता हूँ। वो मुझे ऐसा करते देखते हैं, उनके हाथ कांप रहे हैं। दिन खत्म होता है, मुनाफा थोड़ा कम हो जाता है। अब 45 करोड़ बचे हैं, मगर अब दाव और बड़ा हो गया है। मैं अपना फोन निकालता हूँ और मियाँ को मैसेज करता हूँ, मेरे खाते से 2 करोड़ फ्यूचर्स के खाते में भेज दो। उसका जवाब तुरंत आता है, हो गया, संभल कर रहना। मैं मुस्कुराता हूँ, मैं फोन एक तरफ रख देता हूँ। अगले दिन मिस्टर लू पूरे दिन परेशान और बेचैन रहते हैं। रात के 10 बजने का वो मुश्किल से इंतजार कर पाते हैं। बाजार अभी खुला भी नहीं है, मगर प्री मार्केट में हलचल शुरू हो गई है। नीलामी के दौरान खुलते ही कीमतें तेजी से नीचे गिरती है, फिर गिरती ही चली जाती हैं। मिस्टर लू स्क्रीन को घूरते रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो अपनी कुर्सी से चिपक गए हो। वो जरा खाता खोलता हूँ, मुनाफा 170 करोड़ है। वो थूक गटकते हैं, छोटे भाई अभी भी सौदे नहीं काटोगे? अभी नहीं तो फिर कब तक? मैं स्क्रीन की तरफ देखता हूँ, जब तक ये घाटे में न चला जाए। उनके पैर जवाब दे जाते हैं, वो अपनी कुर्सी से फिसलने ही वाले होते हैं। एक हाथ से मेज पकड़कर वो खुद को संभालते हैं। घाटे में? क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। वो मेज का कोना पकड़ लेते हैं, वो धीरे से वापस बैठ जाते हैं। वो एक शब्द भी नहीं बोलते, बस स्क्रीन को घूरते रहते हैं। तड़के कीमत शून्य के करीब पहुंचती है। मैं किश्तों में सौदे बंद करता हूँ, मैं कुछ शॉर्ट्स बंद कर मुनाफा पक्का करता हूँ, बाकी मैं आखिरी चाल के लिए रखता हूँ। रात के 3:17 बजे कीमत शून्य हो गई। झटके से खड़े होते हैं, मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलती है। आखिरी सौदे बंद होते हैं, स्क्रीन पर रकम रुकती है, 2.3 अरब। मिस्टर लू कुर्सी पर गिर पड़ते हैं, वो जोर जोर से सांसें लेते हैं। मैं दूसरा खाता खोलता हूँ, मियाँ के 20 मिलियन अब 300 मिलियन पर हैं। अभी ये खत्म नहीं हुआ। 3:20 पर कीमत और गिरती है। आखिरकार ये घटा $37.63 पर रुका। मिस्टर लू उस नंबर को देखते रह गए। वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ते हैं, उनकी आंखों में अचरज है, जैसे मुझे पहली बार देख रहे हो। छोटे भाई, क्या मैं तुम्हारे पैर छू लूं? मैं हंसता हूँ, वो बस देखते रहते हैं। 2.3 अरब, हे भगवान। वो अचानक सीधे बैठते हैं, वो मेरा हाथ पकड़ते हैं। छोटे भाई, हम ये रियल एस्टेट में क्या कर रहे हैं? चलो हम दोनों मिलकर बस फ्यूचर्स का ही काम करते हैं। हम दोनों में से कोई नहीं सोता। सुबह 9 बजे बाजार खुलता है। विदेशी बाजार रात भर में गिर चुके थे, यहाँ का बाजार भी उसी रास्ते चलेगा। यही वो मौका है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैं ट्रेडिंग इंटरफेस खोलता हूँ और ऑर्डर देना शुरू करता हूँ। सरिया, हॉट रोल्ड कॉइल, कांच, सीमेंट, प्रोजेक्ट के लिए जो भी चाहिए मैं खरीद लेता हूँ। कीमतें बहुत ही कम है। दूसरे खाते में मैंने पहले ही शॉर्ट पोजीशंस बंद कर दी है। $0 के करीब मैंने कच्चे तेल पर लॉन्ग पोजीशंस ले ली है। तेल अभी $10 से कम पर बिक रहा है, बोतल बंद पानी से भी सस्ता। पर मुझे पता है कि उत्तर में होने वाली जंग इसकी कीमत $130 तक पहुंचा देगी। अभी खरीदना जमीन से पैसे उठाने जैसा है। मैं मिस्टर लू के खाते को भी खाली नहीं छोड़ता। उन 2.3 अरब में से मैं 1 अरब निकालता हूँ। मैं धीरे धीरे लॉन्ग पोजीशंस बनाता हूँ। कच्चा तेल, तांबा, रबर, जो कुछ भी मिल रहा है थोड़ा थोड़ा सब। सुबह 9:30 पहली खेप के ऑर्डर पूरे होते हैं। 10 बजे दूसरी खेप, 11 बजे तीसरी। स्क्रीन पर ट्रेड कंफर्मेशन को आते देख मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। बस इतना काफी है। दोपहर 2 बजे की मैनेजमेंट मीटिंग के लिए मैं कॉन्फ्रेंस रूम में जाता हूँ। सब अपनी जगह पर बैठे हैं। मिस्टर लू मेज के सिरहाने बैठे हैं और उनका चेहरा चमक रहा है। सीईओ चेन भी यहाँ है। बैठिए। मैं अपनी जगह लेता हूँ और कमरे में चारों तरफ देखता हूँ। डायरेक्टर ली, सीएफओ, निर्माण प्रबंधक, मार्केटिंग डायरेक्टर और कई वाइस प्रेसिडेंट्स सब मौजूद हैं। मिस्टर लू अपना गला साफ करते हैं, वो सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहले चरण का पैसा मिल गया है। कमरे में सब एक दूसरे को दिखते हैं। मिस्टर लू मेरी तरफ इशारा करते हैं। अंदाजा लगाइए सीईओ चेन ने कल रात कंपनी के लिए कितना कमाया। वो 2 उंगलियां उठाते हैं। से भी ज्यादा। वो 2 और फिर 3 उंगलियां उठाते हैं। 2.3 अरब, जबकि शुरुआती पूंजी 20 करोड़ थी। कल रात हमने 2.3 अरब कमाए। पूरा कमरा शोर से गूंज उठता है। डायरेक्टर ली झटके से खड़े हो जाते हैं, उनकी कुर्सी कई फीट पीछे खिसक जाती है। वो फटी आंखों से मुझे देखते हैं। और बंद होता है, पर आवाज नहीं निकलती। मैं हाथ हिलाता हूँ। डायरेक्टर ली, जरा सांस लीजिए और बैठ जाइए। दोस्तों, बाजार ने बस एक करवट ली और हमने उसे सही वक्त पर पकड़ लिया। मिस्टर लू जोर से ठहाका मारते हैं, जो उनके पद को शोभा नहीं देता। क्या आप सबने खबरें देखी? कल तेल की कीमतें शून्य से भी नीचे गिर गई थी। ऐसा कौन सा इंसान है जो बस यूं ही ऐसे मौके को पकड़ लेता है? मेरी किस्मत तो यकीनन ऐसी नहीं है, पर कोई बात नहीं। सीईओ चेन की है। वो मेज पर दोनों हाथ टिकाकर खड़े होते हैं। अब काम शुरू हुआ। पहले चरण का पैसा पक्का है, दूसरे चरण में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के लिए अब हम पूरी ताकत लगा देंगे। तालियों की गड़गड़ाहट से कमरा गूंज उठता है। जब शोर थोड़ा कम होता है तो मिस्टर लू एक और धमाका करते हैं। कंपनी में ऊपर से नीचे तक हर किसी को, यहाँ तक कि सफाई वालों को भी $8,000 का बोनस मिलेगा, और जिन्होंने ज्यादा काम किया है उन्हें 2 गुना पैसा मिलेगा। दोपहर के 4 बजे के कुछ देर बाद मियाँ मेरे लिए सूप लेकर आती है। मैंने गौर किया कि उसके चेहरे के भाव कुछ बदले हुए थे। क्या हुआ? मुझे लगा मैंने अपने भाई को देखा। हेनरी को? हाँ, नीचे लॉबी में। जैसे ही एलिवेटर बंद हो रहा था मैंने उसे देखा। मुझे लगता है उसने भी मुझे देखा, मगर वो अंदर नहीं आया। शायद किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए आया होगा। आजकल बहुत सी कंपनियां आ रही हैं। मैंने मार्केटिंग डायरेक्टर को पता लगाने को कहा। कुछ मिनटों बाद उनका फोन आया। सीईओ चेन, मैंने उन्हें ढूंढ लिया है। एक मैनेजर एचएसयू थोड़ी देर पहले आए थे, मगर उनकी कंपनी को अब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। क्या मैं कुछ इंतजाम करूं? मैं मुस्कुराया। अगर कुछ सही काम हो तो जरूर। इस कंपनी का हमारे शेयर होल्डर से रिश्ता है, मगर कोई रियायत नहीं। सब कुछ कायदे से होना चाहिए। समझ गया।
मिया मेरी तरफ देखती है। क्या आपने उनके लिए कुछ किया? बस यूं ही। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये छोटा सा इंतजाम मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। उस शाम जब मैं घर पहुंचा तो दरवाजे के अंदर कदम रखते ही मैंने मिया को काउच पर देखा। उसकी आंखें लाल थी, वो रो रही थी। मेरा दिल बैठ गया। क्या हुआ? उसने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। चेरी दौड़कर आई और उसे गले लगा लिया। मम्मी रो रही थी। मैं झुककर चेरी से पूछता हूँ कि क्या हुआ। चेरी अपना मुंह फुला लेती है। वो कहती है, आज खाने पर दादाजी ने मम्मी को मारा और उन्हें बेशर्म कहा। गुस्सा मेरे सर चढ़ गया। उस बूढ़े ने अस्पताल की छत से छलांग लगा दी थी और मैं ही था जिसने उसे बचाया था, और अब वो मेरी पत्नी पर हाथ उठा रहा है। मैं गहरी सांस लेता हूँ। मैं गुस्सा पीकर मियाँ के कंधे पकड़ता हूँ। मियाँ, जो भी बात है तुम मुझे बता सकती हो। मैं किसी को भी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करने दूंगा, कभी भी। उसके आंसू फिर छलक पड़े। वो मेरी बाहों में सिमट कर मुझे कस लेती है। मत पूछो जैसन, प्लीज मत पूछो, मैं नहीं कह सकती। मैं उसे गले लगाकर उसकी पीठ सहलाता हूँ। जब वो शांत होती है तो मैं चेरी से पूछता हूँ, क्या आज अंकल हेनरी भी वहाँ थे? वो थे। मैं फोन निकालकर हेनरी को कॉल करता हूँ। हेनरी, आज क्या हुआ? वो रुकता है, फिर उसका लहजा बदल जाता है। मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे हुई? जेसन चान, बड़े ढीठ हो तुम। अपनी पत्नी को आग में झोंककर अब मासूम बन रहे हो। मैं फोन कसकर पकड़ता हूँ। साफ कहो क्या बात है? ठीक है, साफ कहता हूँ। तुम दौलत के लिए मेरी बहन को लू शिंगरोंग की रखेल बना रहे हो, है ना? लूसी के क्लासमेट ने तस्वीर ली है। कार शो में लू शिंगरोंग तुम्हारी पत्नी को यूं ही एक कार दिला रहा है, 10 लाख से ज्यादा की मर्सिडीज, और मैंने खुद देखा है। मेरी बहन हाथ में थॉमस लिए युआन सिंह ग्रुप जा रही है। एग्जीक्यूटिव एलिवेटर का इस्तेमाल कर रही है। अपनी पत्नी का सौदा कर रहे हो तुम। जैसन चेन, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? मैं फोन पकड़े चुपचाप सुनता रहा। तो ये बात थी। उस खाने की मेज पर उसे इतनी जिल्लत सहनी पड़ी। सारे रिश्तेदार उसे उस नजर से देख रहे थे। वो छुपी हुई बातें कह रहे थे। सबके सामने उसके बाप ने उसे थप्पड़ मार दिया, और वो भी सिर्फ एक गाड़ी की वजह से। एक मामूली सी लिफ्ट, महज एक झूठ। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया और फिर गुस्से की एक लहर उठी। मिया अब भी सोफे पर सिर झुकाए बैठी है। उसके कंधे हल्के से कांप रहे हैं। मैं एक गहरी सांस लेता हूँ और संभल कर बोलता हूँ, हेनरी, तुम्हारी कंपनी को हाल ही में युआन जिंग ग्रुप से कई कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। मेरा अंदाजा है कि वो सब तुम्हारी तरक्की में गिने जा रहे होंगे। उसकी तरफ सन्नाटा छा गया। तुम्हारा मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट अब हाथ से गए, और वो घर जो तुम्हारे परिवार ने उस धोखेबाजी में खोया था, मैं उसे जल्दी वापस दिलाने के लिए सिफारिश करने वाला था। अब तुम कम से कम 3 साल इंतजार करो। जेसन चेन, मैं फोन काट देता हूँ। मैं फोन मेज पर पटक देता हूँ। मिया मेरी तरफ देखती है। आंखें अब भी लाल है, गालों पर आंसू है। मैं पास जाकर उसे गले लगा लेता हूँ। सब खत्म हो गया। छई भी दौड़कर आती है और हम दोनों के पैरों से लिपट जाती है। अगली सुबह सबसे पहले मार्केटिंग डायरेक्टर का फोन आता है। सीईओ चेन, उस कंपनी के मैनेजर इचोसो फिर से यहाँ आए हैं। वो पूछ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों वापस लिए जा रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। मैं बेरुखी से हंसता हूँ। उनसे कह दो कि उन्होंने इस ग्रुप के शेयर होल्डर की तौहीन की है। उनसे कहो घर जाए और सोचे। अगर वो ये नहीं समझ पाए तो उनकी कंपनी को निंगाई में कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। मैं फोन काटकर वापस अपने कागजात देखने लगता हूँ। मैं हेनरी के चेहरे के भावों का अंदाजा लगा सकता हूँ। रियल एस्टेट मार्केटिंग में काम करना और युआन सिंह ग्रुप के शेयर होल्डर को नाराज कर देना, इस बात का मतलब निंघाई की इस इंडस्ट्री में मौत की सजा जैसा है। उसी दोपहर मार्केटिंग डायरेक्टर का दोबारा फोन आता है। सीईओ चेन, उनकी कंपनी के प्रेसिडेंट भी आए हैं, मैनेजर सू के साथ। मैं कहता हूँ कि मैं मीटिंग में हूँ और उन्हें वापस भेज देता हूँ। मैं मुस्कुराता हूँ। अगर कुछ सही लगे तो थोड़ा इंतजाम करना ठीक है। उन्हें इंतजार करने दो, उन पर ध्यान मत दो। अगले दिन मैं अपनी कुर्सी पर बैठा ही था कि मार्केटिंग डायरेक्टर का फिर से फोन आ गया। सीईओ चेन, मैनेजर सू और उनके प्रेसिडेंट यांग वापस आए हैं। मैंने वक्त देखा, सुबह के 9:30 बज रहे थे। कल मैंने उन्हें 2 घंटे इंतजार करवाया था, और आज वो सुबह सुबह ही फिर आ गए। कि वो सच में घबराए हुए हैं। उन्हें बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाओ। कॉन्फ्रेंस रूम? सीईओ चेन, आज तो सप्लायर की मीटिंग है। बिल्कुल, उन्हें उसी में बिठाओ। एक पल की खामोशी। समझ गया। मैं फोन काट देता हूँ। मैं अपना सारा सामान इकट्ठा करता हूँ। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के लिए युआन सिंह ग्रुप ही मुख्य ठेकेदार है। पुराने शहर का नवीनीकरण और रिवरसाइड का विस्तार इतना बड़ा काम है कि कोई भी कंपनी इसे अकेले नहीं संभाल सकती। लोहा, सीमेंट, विज्ञापन और कार्यक्रम, इन सभी के सप्लायरों को आज एक साथ बुलाना जरूरी था, ताकि नियम साफ किए जा सके। ठीक 10 बजे मैं कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोलता हूँ। मैं कमरे का मुआयना करता हूँ और तुरंत हेनरी और प्रेसिडेंट यांग को देख लेता हूँ, इसलिए उन्हें दीवार के पास रखी 2 फालतू कुर्सियों पर बैठना पड़ा। वे वहाँ बड़े अजीब लग रहे थे। हेनरी की नजरें मुझ पर टिकी है। उसके चेहरे के हाव भाव एकदम जम से गए हैं। मुंह खुला है और आंखें फटी की फटी रह गई हैं। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसकी कोई नस दबा दी हो। मैं उसे नजरअंदाज करता हूँ और सीधा मंच की तरफ बढ़ जाता हूँ। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम जेसन चेन है, युआन सिंह ग्रुप का नया सीईओ। कमरे में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। आज आप सबको यहाँ बुलाने का असल मकसद साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ही है। पुरानी शहर का कायाकल्प और रिवर साइड का विस्तार। ये कितना बड़ा काम है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगले 3 सालों तक इस कमरे में मौजूद हर शख्स का इस प्रोजेक्ट में हिस्सा होगा। लेकिन एक शर्त है। मेरी आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है। हर सप्लायर को एक ही योजना के हिसाब से चलना होगा। सामान का स्तर, काम की समय सीमा और जांच पड़ताल का तरीका, सब कुछ योजना के मुताबिक ही होना चाहिए। जिसमें भी ढील बढ़ती वो बाहर होगा। मैं कमरे में चारों तरफ देखता हूँ। युआन सिंह ग्रुप मलाई खाएगा। शोरबा तो तुम्हें जरूर मिलेगा, पर वो शोरबा कैसे बांटा जाएगा ये सिर्फ मैं ही तय करूंगा। पलों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कोई बोल उठा, सीईओ चेन, हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है। आपको जो भी चाहिए बस एक बार कह दीजिए, हम आपके पीछे खड़े हैं। आवाजें और तेज होने लगी।
कमरे में मौजूद हर एक चेहरा उत्साह से चमक उठा। अपने दफ्तर वापस आए मुझे अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि विन का फोन आया। सीईओ चेन, प्रेसिडेंट यांग और मैनेजर एचए सू आपसे मिलने के लिए अंदर रहे हैं। दरवाजा खुलता है। प्रेसिडेंट यांग मुस्कुराते हुए अंदर आते हैं। दरवाजे से पूरी तरह अंदर आने से पहले ही वो हाथ बढ़ा देते हैं। सीईओ चेन, जब मैंने पहली बार आपको यहाँ देखा था तभी समझ गया था कि आप और इतने कम समय में आपकी बहुत खास सीईओ बन गए। इतनी कम उम्र में ये वाकई बहुत ही काबिले तारीफ बात है। मैं उनसे हाथ मिलाता हूँ। आप मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर रहे हैं प्रेसिडेंट यांग। हेनरी उनके पीछे पीछे आता है और दरवाजे की चौखट पर ही रुक जाता है। न वो ठीक से अंदर आ पा रहा है और न ही वहां से जा पा रहा है। प्रेसिडेंट यांग के लिए एक प्यारी बढ़िया सी चाय बना। विन बात मानकर चाय लाती है और उसे प्रेसिडेंट यांग के सामने मेज पर रख देती है। हेनरी वहीं खड़ा रहता है। कभी चेहरा लाल शर्म से बिल्कुल लाल पड़ जाता है। उसके लिए कोई चाय नहीं आएगी। बड़ी सावधानी से पूरे कमरे का मुआयना करती है। उनके जैसा तजुर्बेकार आदमी फौरन समझ सकता है कि हेनरी और मेरे बीच कुछ तो चल रहा है, पर वो ये भी जानते हैं कि हम एक ही परिवार के लोग हैं। कुछ बातें साफ-साफ नहीं कही जा सकती। आप यहाँ उन जरूरी मुद्दे की बात कराता हूं। सिलसिले में आए हैं। वो कुछ पल रुकते हैं। जब तक मैं हेनरी की तरफ इशारा करता हूँ, आपकी कंपनी को कुछ नहीं मिलेगा। हेनरी के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। प्रेसिडेंट यांग तुरंत उसे पकड़ लेते हैं। वो हेनरी का हाथ थाम लेते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या ऐसी कोई बात है जिसे ढंग से सुलझाया नहीं जा सकता? अगर तुमने कुछ गलत किया है तो सीईओ चेन से माफी मांगो और बात खत्म करो। हेनरी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके सीने पर कोई भारी बोझ आ गिरा हो। उसका चेहरा गहरा लाल पड़ जाता है। प्रेसिडेंट यांग उसे देखते हैं, फिर मेरी तरफ और समझदारी दिखाते हुए खड़े हो जाते हैं। मैं आप दोनों को बात करने देता हूँ। मैं बाहर इंतजार करूंगा। वो दरवाजा खोलकर बाहर चले जाते हैं। अब दफ्तर में सिर्फ मैं और हेनरी हैं। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर इसे देखता हूँ। हेनरी, क्या तुम्हें पता है कि तुमने युआन जिंग ग्रुप के किस हिस्सेदार को नाराज किया है? वो आंखें झपकाता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा। क्या करते हो? मुझे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरी पत्नी अपनी बहन मिया को नाराज किया है। वो इस वक्त युआन जिंग ग्रुप के हिस्सेदार है। हेनरी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये नामुमकिन है। मैं ठंडी हंसी हंसता हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि हम वार्म होम में रहते हैं और तुमने मेरा यकीन नहीं किया। बता रहा हूँ कि तुम्हारी बहन युआन जिंग की हिस्सेदार है और तुम्हें इस पर भी यकीन नहीं हो रहा। तो फिर तुमने अभी उस कॉन्फ्रेंस रूम में आखिर क्या देखा था? और अभी मेरे सामने खड़े होकर तुम क्या देख रहे हो? उसका गला सूखने लगता है। मैं फोन उठाता हूँ। क्या मैं चेयरमैन लू को फोन करूं ताकि वो खुद तुम्हें बता सके कि युआन जिंग ग्रुप की पिछली बैठक में कौन कौन मौजूद था? हेनरी पूरी तरह से सुन्न पड़ गया है। वो मेरे सामने ऐसे खड़ा है जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उस शाम चेरी सो रही है। नहाने के बाद मियाँ चादर के अंदर आती है और मुझसे सटकर बैठ जाती है। मैं उसके कंधे पर हाथ रखता हूँ। एक खामोश पल, फिर वो धीरे से बोलती है, जैसिन, शुक्रिया। किस लिए? वो कोई जवाब नहीं देती। वो बस अपना सर मेरे सीने पर रख देती है। कभी कभी जब मैं सोचता हूँ तो आज हमारी जिंदगी जैसी है। वो एक सपने सी लगती है। चेरी ठीक है, कारोबार अच्छा है, घर भी प्यारा है, वो रुकती है। बस शादी की बात सोचकर थोड़ा दर्द होता है। वो कितनी फीकी थी, तुम्हारी तरफ से कोई नहीं आया। और मेरे माँ बाप का वो बर्ताव ढंग की रस्में तक नहीं हुई थी। वो अपना चेहरा मेरे सीने में छुपा लेती है और चुप हो जाती है। मैं उसे थामे रखता हूँ, पर मेरे अंदर कुछ हलचल सी होती है। जब उनकी शादी हुई तब मेरा पुनर्जन्म नहीं हुआ था। जेसन, वो जुआरी, उसने तो कभी शादी के बारे में दोबारा सोचा ही नहीं। मैंने अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाकर उससे शादी की थी और उस मामूली सी रस्म को अकेले ही निभाया। अब जब वो ये कह रही है तो मुझे उसे एक शादी देनी चाहिए, जैसे मैं उससे दोबारा शादी कर रहा हूँ। पहली बार जैसे ही ये ख्याल आता है और मैं उसकी गर्माहट महसूस करता हूँ, मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी और हलचल शुरू हो जाती है। एक बार फैसला कर लिया तो बस कर लिया। अगला दिन इतवार है। मैं अभी सो रही है। मैं उसके माथे को चूमता हूँ और सीधा निंगाई की सबसे पुरानी जेवर की दुकान पहुँचता हूँ। मालिक मेरी बात सुनता है और एक डिब्बा निकालता है। मिस्टर चेन, आप किस्मत वाले हैं। हमें अभी अभी बेल्जियम कट का 5 कैरेट का बेदाग हीरा मिला है। इसकी चमक बेमिसाल है। डिब्बे के अंदर वो हीरा रोशनी में पानी की एक जमी हुई बूंद की तरह साफ दिख रहा है। इसकी क्वालिटी बहुत आला है। हमें बस इसके लायक कोई मिला नहीं था। अगर आप चाहें तो हम अभी काम शुरू कर सकते हैं। यहीं पर अंगूठी तैयार हो जाएगी। कितना वक्त लगेगा? 3 घंटे। मैं जोश में सिर हिलाता हूँ। 2 घंटे बाद काले मखमल पर एक गोल हीरा रखा है। उसका हर कोना रोशनी बिखेर रहा है, जैसे हथेली में कोई सितारा हो। घर पर मियाँ जाग गई है। वो पायजामे में ही बैठक में टहल रही है। चेरी सोफे पर चित्र बना रही है। मैं पास जाकर घुटने के बल बैठता हूँ। मैं अंगूठी का डिब्बा खोलता हूँ। मियाँ थम जाती है। पिछली शादी का मोल नहीं, इस बार मैं जेसन चेन तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो मुंह ढक लेती है। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वह बस हाँ में सिर हिलाती रहती है। चेरी,